पहले आप एक क्लिप देखिए। और जहाँ ट्रेडिशनल गुरुज बहुत ही आम जिंदगी जीते थे, कई मॉडर्न एज गुरुज ऐसा नहीं करते। सदगुरु एक डुकाटी मोटरसाइकिल राइड करते हैं, दुबई में गोल्फ खेलते हैं और हेलीकॉप्टर भी चलाते हैं। और ऐसा ही पाया गया था ओशो में भी। मुझे नहीं लगता कि जो भी व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट लेता है उसे एवोल्यूशन के बारे में नहीं पता होगा, चाहे वो एवोल्यूशन क्रिएचर्स का हो या चीज़ों का। आज का जो ह्यूमन है वो कभी बंदरों जैसा था। लगभग सभी क्रिएचर्स जो वो उनकी उत्पत्ति के समय थे आज वैसे नहीं। पहला एरोप्लेन, पहली मोटरसाइकिल या पहला कंप्यूटर, ऐसी लगभग सभी चीज़ें जो इन्वेंट की गई हैं उनका पहला मॉडल उनके आज के मॉडर्न मॉडल जैसे नहीं थी। चीज़ें काफ़ी अपडेट हो चुकी हैं और हमने इसे बिना किसी सवाल के एक्सेप्ट भी किया है। आज तो ऐसा बहुत ही रेयर कोई होगा जो स्मार्टफोन का यूज नहीं करता होगा। आप ही बताइए, 5G के टाइम पर अगर हमारे पास कोई ऐसा फ़ोन हो जो 3G सपोर्ट करता हो, क्या वो आज के टाइम पर हमारे लिए रेलिवेंट होगा? नहीं ना। ओके, सोचिए, क्या एक ऐसा व्यक्ति रूढ़िवादी नहीं है जो कि यह मानता है कि एक स्पिरिचुअल व्यक्ति वह होता है जो जंगलों में रहता है, एक ही तरह के क्लॉथेस पहनता है, भिक्षा मांगकर खाता है, जो सेक्स नहीं करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। सबसे खास बात, वो वेल्थ, फेम और उन सभी चीज़ों का त्याग कर चुका होता है जो चीज़ें मैटेरियलिस्टिक प्लीजर देने वाली होती हैं। इस व्यक्ति ने हर चीज़ के मॉडर्नाइजेशन को तो एक्सेप्ट किया, बट अबाउट स्पिरिचुअलिटी वो आज भी इसे 1000 साल पुराने दृष्टिकोण से ही देखता है। क्या ये व्यक्ति रूढ़िवादी नहीं है? जब ओशो की स्पीच फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस वायरल हुई थी तो इसी तरह के लोग थे जो पगला गए थे कि एक इनलाइटन व्यक्ति सेक्स पर बात कैसे कर सकता है। ओशो को इस बात के लिए उन्हें काफ़ी हेट मिली थी, बट जैसे जैसे लोगों की समझ डेवलप हुई लोग एक्सेप्ट करते गए। जब बात स्पिरिचुअलिटी का वेल्थ से कनेक्शन की आती है तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि राम और कृष्ण से बड़ा धनी कौन था जिन्होंने अध्यात्म के नाम पर अपना साम्राज्य नहीं त्यागा था? उनसे बड़ा स्पिरिचुअल कौन हुआ है इतिहास में? कृष्ण कहते हैं, मनी इज नॉट प्रॉब्लम, अटैचमेंट टू मनी इज प्रॉब्लम। स्पिरिचुअलिटी धन त्यागने को नहीं कहती बल्कि अटैचमेंट त्यागने को कहती है। मुझे लगता है कि अब तक जितनी बातें मैंने कही हैं इससे एक बेस तैयार हो चुका है कि मैं इस खास व्यक्ति के बारे में बात कर सकूं जिसका नाम है सदगुरु जग्गी वासुदेव। इस व्यक्ति की बहुत आलोचनाएं हुई, हालांकि अब तक की मैंने जितनी भी आलोचनाएं सुनी किसी में भी बहुत ज़्यादा दम नहीं था, क्योंकि सारी आलोचनाएं ये शो कर रही थी कि क्रिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग अबाउट फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिटी बहुत ही लो है। सदगुरु पर कई सवाल उठते हैं, जैसे कि क्या ये व्यक्ति एक मैस्टिक है या एक जालसाज बिजनेसमैन है जिसने स्पिरिचुअलिटी के नाम पर करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर रखा है, या एक फेम का भूखा इंसान है जो अभी तक ना जाने कितनी कंट्रीज में जा करके मोस्ट पॉपुलर हस्तियों के साथ गप्पे मार चुका है, और वो भी अपने सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बकवास के दम पर। बट मेरा पर्सपेक्टिव इस व्यक्ति को देखने का बहुत ही अलग है, क्योंकि मैं इस व्यक्ति को प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। प्रैग्मेटिज्म एक ऐसी दार्शनिक सोच है जो कहती है कि किसी भी विचार, सिद्धांत या विश्वास की सच्चाई और उसके महत्व का निर्णय इस बात पर होना चाहिए कि वह व्यवहार में कितना काम का है और जीवन में कितना फायदा पहुंचाता है। मतलब अगर कोई चीज प्रैक्टिकल और यूजफुल है तो वही उसके वैल्यू और सच्चाई को दर्शाता है। आज हम सदगुरु के बारे में इन 4 पॉइंट्स को प्रैग्मेटिक सेंस में समझने की कोशिश करेंगे, जो चीजें उन्हें यूनिक बनाती हैं। बुद्धिज्म में 2 संप्रदाय हैं, एक हीनयान जो कि इंडिविजुअल लिबरेशन में बिलीव करता है, और दूसरा महायान जिसकी फिलॉसफी है कि बुद्ध कहते हैं कि इंडिविजुअल लिबरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिबरेट कर सकें। बुद्ध इतने सालों तक बोलते रहे क्योंकि वो चाहते थे कि समाज में अध्यात्म के प्रति ज्ञान बढ़े और लोग जीवन की प्रकृति को समझें और लिबरेशन का मार्ग चुनें। महायान मानता है कि बुद्ध ने अपना अनुभव लोगों से बताने का निर्णय लिया था। सिमिलरली सदगुरु का ईसा फाउंडेशन को बनाने के पीछे का उद्देश्य भी यही दिखता है। जैसा कि अरुंधति सुब्रमण्यम की बुक युगन युगन योगी में सदगुरु अपने इनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस के बाद यह निर्णय करते हैं कि वे अपने इस अनुभव को लोगों से साझा करेंगे जो उन्हें योगा के फलस्वरूप अचीव हुआ था। सदगुरु के ईसा फाउंडेशन के स्थापना के पीछे का उद्देश्य एनलाइटन एक्सपीरियंस के अनुभव को साझा करना था, जिसके बाद उनका जीवन असीम शांति, अपार आनंद और अपार ऊर्जा से भर गया था। सदगुरु डिसाइड करते हैं कि हर किसी का जीवन ऐसा ही होना चाहिए, और फिर ही डिसाइडेड कि वे एक ऐसे प्लेस का निर्माण करेंगे
जहाँ पर व्यक्ति उस लाइफ एक्सपीरियंस को पाने की साधना कर सकता है। एक टाइम था जब सदगुरु के योगा कैंप में महज 10 लोग भी नहीं आते थे और आज उनसे करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। आखिर ये कैंप इतना बड़ा फाउंडेशन कैसे बन सका? सदगुरु ने इसे कैसे इतनी बड़ी सफलता में तब्दील किया? क्या सिर्फ स्पिरिचुअल टीचिंग्स के बेसिस पर या इसके पीछे कुछ और भी था? आइए हम इसके बिहाइंड रीजंस को भी समझते हैं। सदगुरु का सबसे बड़ा सक्सेस फैक्टर है उनका यूनिक ब्लेंड स्पिरिचुअलिटी और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का। जहाँ कई स्पिरिचुअल मूवमेंट सिर्फ मेडिटेशन और इनर पीस पे फोकस करती हैं, वहाँ सदगुरु ने अपने फाउंडेशन में मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज किया। उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ एक स्पिरिचुअल रिट्रीट नहीं बनाया बल्कि एक प्रोफेशनली मैनेज्ड मूवमेंट बनाया। सदगुरु के लीडरशिप का दूसरा मेजर फैक्टर है उनका फोकस सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकिंग पर नहीं है बल्कि सोशल इम्पैक्ट पर भी है। रैली फॉर रिवर्स और कावेरी कॉलिंग सेव सॉइल जैसे कैंपेन्स ने उनकी इमेज को एक ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल गुरु से हटा करके एक विजनरी लीडर बनाया जो इन्वायरमेंटल इश्यूज और ह्यूमन वेलबींग पर काम करते हैं। इन कैंपेन्स ने सदगुरु और ईसा फाउंडेशन को एक ग्लोबल स्टेज पर ला दिया। उनका यह अप्रोच ये दिखाता है कि वो सिर्फ मेडिटेशन या सेल्फ रियलाइजेशन तक लिमिटेड नहीं है बल्कि वो ग्लोबल चैलेंजेस का सल्यूशन ढूंढने की भी कोशिश करते हैं। सदगुरु ने अपने प्रोग्राम्स को मॉडर्न दुनिया के लोगों के लिए रेलिवेंट बनाया है, जैसे कि उनका इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। ये सिर्फ ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल टीचिंग्स नहीं है बल्कि साइंटिफिकली बैक्ड मेथड्स हैं जो मॉडर्न डे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और मेंटल हेल्थ इश्यूज का सल्यूशन देते हैं। सदगुरु समझते हैं कि आज के लोग सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकिंग नहीं बल्कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने अपनी टीचिंग्स को साइंटिफिक लैंग्वेज में फ्रेम किया है जिसे लोग अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। एक और इम्पॉर्टेंट रीजन जो ईसा फाउंडेशन को इतना सक्सेसफुल बनाता है वो है उनकी कम्युनिटी बिल्डिंग स्ट्रेटजी। सदगुरु ने अपने फॉलोअर्स को एक एक्टिव कम्युनिटी में बदल दिया है। ये लोग सिर्फ सदगुरु को फॉलो नहीं करते हैं बल्कि उनके मूवमेंट्स का हिस्सा बनकर वॉलंटियर करते हैं। उन्होंने एक वॉलंटियर ड्राइवन मूवमेंट बनाया है जहां लोग अपने स्किल्स और टाइम को कंट्रीब्यूट करते हैं। जिंदगी का पर्पस क्या है, ये सवाल हर इंसान अपने जीवन में किसी ना किसी पॉइंट पर जरूर पूछता है। सदगुरु अपनी यूनिक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव के साथ लाइफ के पर्पस को एक सेल्फ डिस्कवरी और सामूहिक हित या कलेक्टिव गुड के बीच का परफेक्ट बैलेंस मानते हैं। सदगुरु के अकॉर्डिंग लाइफ का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पर्पस है खुद को समझना। उनका कहना है कि जब तक आप अपने अंदर की कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर नहीं करते तब तक आप जिंदगी को पूरी तरह से समझ नहीं सकते। वो कहते हैं कि इफ यू डू नॉट नो योरसेल्फ हाउ कैन यू नो एनीथिंग अबाउट लाइफ। बाकी स्पिरिचुअल मास्टर्स भी सेल्फ डिस्कवरी की बात करते हैं लेकिन सदगुरु का अप्रोच प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंशियल है। वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देते बल्कि आपको टूल्स और प्रैक्टिसेस भी देते हैं जैसे उनके इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। लेकिन सदगुरु के लिए जिंदगी का पर्पस सिर्फ सेल्फ डिस्कवरी तक सीमित नहीं। उनका कहना है कि जब आप अपने अंदर क्लैरिटी और पीस ले आते हो तभी आप सामूहिक भलाई के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। वो इस बात पर जोर देते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ सिर्फ एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस नहीं है बल्कि उसका असर आपके आसपास की दुनिया पर भी पड़ता है। स्पिरिचुअलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सदगुरु एक दूसरे से अलग नहीं मानते। जहाँ कई स्पिरिचुअल मास्टर्स लाइफ के पर्पस को मोक्ष या निर्वाण के रूप में देखते हैं, सदगुरु का अप्रोच अलग है। वो कहते हैं कि जिंदगी का असली पर्पस एक एक्टिव, जॉयफुल और कॉन्शियस एग्जिस्टेंस के साथ जीना है जिसमें आप खुद भी ग्रो करते हो और सोसाइटी के लिए भी कुछ मीनिंगफुल करते हो। उनका कहना है कि जिंदगी का पर्पस कुछ ढूंढना नहीं है बल्कि हर पल को कॉन्शियसली जीना है बिना फियर या कंफ्यूजन के। सदगुरु का अप्रोच बाकी हिस्टोरिकल फिगर से काफी डिफरेंट है। विवेकानंद ने स्पिरिचुअलिटी और नेशनलिज्म का एक ब्लेंड दिया। ओशो ने ऑल ट्रेडिशनल एंड रिलीजियस बाउंड्रीज को तोड़कर एक रिबेलियस अप्रोच दिया था और कृष्णमूर्ति ने इंडिविजुअल फ्रीडम और थॉट्स के लिबरेशन पर फोकस किया था। लेकिन सदगुरु ने अपने टीचिंग्स को एक प्रैक्टिकल और एक्सेसिबल तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड के लिए डिजाइन किया है। सदगुरु का फोकस है कि कैसे आज के व्यस्त लाइफ स्टाइल में
स्पिरिचुअलिटी को ईजिली इंटीग्रेट किया जा सके। ओशो और कृष्णमूर्ति का ज़्यादा फोकस माइंड और थॉट की फ्रीडम पर था, लेकिन सदगुरु बॉडी, माइंड और एनर्जी के बैलेंस की बात करते हैं। मॉडर्न सोसाइटी में लोगों के पास वक्त कम है, स्ट्रेस ज़्यादा है और डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। सदगुरु ने इसी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख कर अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को रीडिज़ाइन किया। उनके इनर इंजीनियरिंग और ईसा क्रिया जैसे प्रोग्राम्स स्पेसिफिकली इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आज के इंसान को स्पिरिचुअल डेप्थ मिल सके, वो भी बिना अपनी प्रोफेशनल लाइफ को छोड़े। ओशो या कृष्णमूर्ति के टाइम में लोग ज़्यादा ध्यान, चिंतन या कंटेम्पलेशन में जीते थे। आज के टाइम में कंटेम्पलेशन के साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी ज़रूरी है, यानी ध्यान करो लेकिन उसके बाद अपने जीवन में उसका उपयोग भी करो। आत्मचिंतन करो लेकिन उसके बाद अपने जीवन को बदलने में उसे अप्लाई भी करो। अपने विचारों को एक्शन में बदलने की कोशिश करो। सदगुरु का कहना है कि अगर स्पिरिचुअलिटी को मॉडर्न दुनिया में रेलिवेंट बनाना है तो उससे लाइफ के हर एस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो या बिजनेस। एक और चीज़ जो सदगुरु को स्पेशल बनाती है वो है उनका मॉडर्न माइंडसेट। यूथ और मॉडर्न ऑडियंस को इंगेज करने के लिए उन्होंने अपने टीचिंग्स को बिल्कुल रिलेटेबल बनाया है। 21st सेंचुरी का इंसान काफ़ी डिफरेंट चैलेंजेस फेस कर रहा है। टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन और स्ट्रेस के बीच स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल है? सदगुरु ने इस डिजिटल और ग्लोबल एज में स्पिरिचुअलिटी को नए अंदाज में डिफाइन करने की कोशिश की है। सदगुरु काफ़ी बार कहते हैं कि उनका मैसेज एंशिएंट टीचिंग्स पर बेस्ड है, लेकिन उन्होंने उन टीचिंग्स को मॉडर्न दुनिया के हिसाब से रीडिज़ाइन किया है। जैसे विवेकानंद और रमण महर्षि ने अपने ज़माने में स्पिरिचुअल विजडम को डिफाइन किया था, वैसे ही सदगुरु ने स्पिरिचुअलिटी को डिजिटल एज के लिए रेलिवेंट बनाया है। आज के टाइम में ऑनलाइन कोर्सेज, ऐप्स और वर्चुअल मेडिटेशन के थ्रू उन्होंने पुरानी विजडम को हर इंसान तक पहुंचाने का काम किया है। एंशिएंट टीचिंग्स को बिल्कुल सिंपल और एक्सेसिबल बना दिया गया है ताकि कोई भी इंसान स्पिरिचुअलिटी को अपनी बिजी लाइफ में भी इंटीग्रेट कर सके। ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे स्पिरिचुअलिटी सिर्फ एक क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रह गई। सदगुरु ने स्पिरिचुअलिटी को एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया। वो दुनिया के हर कोने में अपने मैसेजेस को ले जा रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो या यूरोप। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को एक ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट किया जो हर इंसान, चाहे उसका बैकग्राउंड कोई भी हो, रिलेट कर सके। इनर इंजीनियरिंग, कॉन्शियस प्लैनेट और सेव सॉइल जैसे ग्लोबल मूवमेंट्स के जरिए उन्होंने स्पिरिचुअल टीचिंग्स को ग्लोबल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के रूप में पेश किया है। सदगुरु का मॉडर्न लाइफस्टाइल उन्हें और भी अलग बनाता है। वो ऐसे गुरु हैं जो मोटरसाइकिल राइड करते हैं, टेक सेवीनेस दिखाते हैं, लेकिन साथ ही साथ डीप स्पिरिचुअल विजडम भी शेयर करते हैं। फाइनली हम कंक्लूजन पर आते हैं। सदगुरु का कंट्रीब्यूशन सिर्फ एंशिएंट टीचिंग्स को रिपीट करना नहीं है, बल्कि उन्हें मॉडर्न दुनिया के चैलेंजेस के हिसाब से अडॉप्ट करना है। उनका फोकस है कि कैसे हम आज की दुनिया में स्पिरिचुअलिटी को जीवन का एक प्रैक्टिकल हिस्सा बना सकें, और यही उनका मॉडर्न मानव के लिए असली योगदान है। सदगुरु ने स्पिरिचुअलिटी को ग्लोबल, प्रैक्टिकल और इंक्लूसिव बनाकर दुनिया को एक नया डायमेंशन दिया है, जहाँ टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और पर्सनल वेलबींग सबका एक साथ विकास हो सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।